देखिएगा, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रेशन जो होता है वो कई सारे सेगमेंट्स में चलता है। जैसे अभी जो कुछ स्टार्टिंग के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो नॉर्मल लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड होंगे। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एरिया पर कंडीशन पहुँच जाया करती है, डबल इंटीग्रेशन आ जाया करता है। ठीक है ना, डबल इंटीग्रेशन के बाद एरिया बाउंडेड रीजन आ जाएगा। एरिया बाउंडेड रीजन के बाद क्या होगा कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लिमिट्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब ये कई सारे सेगमेंट्स में ये जो चैप्टर है वो चला करता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमारे पास है लाइन इंटीग्रेशन में क्या है, ये देखिए, ये समझिएगा ज़रा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। जी हाँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ एक्स वाई जेड कंटिन्यूअस अलोंग द कर्व सी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज डिफाइंड एज, क्या बोला उन्होंने कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो कि हमने एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोई इसकी जनरली वैल्यू लोग हमको दे देते हैं। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमको दे देंगे और उसका आपको लाइन इंटीग्रेशन निकालना होगा। ठीक है ना, एक किसी कंटिन्यूअस कर्व के थ्रू। ठीक है ना, एक आपको कर्व बोला जाएगा, एक इस कर्व के थ्रू जो है, इस कर्व के अलोंग जो है आप इसका लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करिए। आपको दो पॉइंट्स दे देंगे फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। ठीक है ना, और आपको जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले बात आती है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखिए, जो भी हमारे पास कर्व है ना, जो भी कर्व है, तो देखिए कर्व बेसिकली सर्कल भी हो सकता है। ठीक है ना, और कोई पैराबोला भी हो सकता है और इलिप्स भी हो सकता है। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि कर्व की जगह पर स्क्वायर दे देंगे आपको। ठीक है ना, हालांकि स्क्वायर एक कर्व नहीं है, लेकिन वो लोग कर्व की जगह पर स्क्वायर भी दे देंगे। ऐसा भी कई बार को कंडीशन देखने को मिल जाया करती है। ठीक है ना, तो ये कुछ कहानियाँ हैं। तो इसको जो लाइन इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सी, जो भी हमारे पास कर्व उस कर्व को आपको यूज़ करना है। वेक्टर एफ डॉट डी आर, यहाँ पर आर क्या है, आर यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वेक्टर है जो कि तीनों एक्सिस के रिगार्डिंग है। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग जब लाइन की इक्वेशन लिखा करते थे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स में लिखा करते थे, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ करती थी। तो वहाँ पर m और c तो स्लोप और y इंटरसेप्ट होते हैं, और एक्स वाई हमारे स्टैंडर्ड होता है, वो चेंज नहीं होते, वो हमारे पास एज इट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y और x हमारे एज इट इज़ रहते हैं। बाकी m और c की वैल्यू जो होती हैं वो वेरी कर जाते हैं, चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो आर वेक्टर है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, 3D में एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो उसका अगर आप पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो आप उस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, ये तो हमारी आर की बात हो गई। अगर हम डी आर निकालें, एक्चुअली वी नीड डी आर, हमें यहाँ पर डी आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम डी आर निकालेंगे तो आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे। डी आर हो जाएगा आपके पास डी एक्स आई कैप, डी वाई जी कैप और डी जेड के कैप। ठीक है ना, यहाँ पर किसी को रेस्पेक्ट वेस्पेक्ट नहीं है। एक्स का है तो डी एक्स आ गया, वाई का है तो डी वाई आ गया, जेड का है तो डी जेड आ गया, इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा कई बार देखिए क्या होता है कि आपको जो पाथ, मतलब जो आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है, जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो क्लोज्ड कर्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि ओपन कर्व होता है, सिर्फ वो कर्व लिख के दे देते हैं, जैसे पैराबोला लिख के दे दिया। कई बार क्लोज्ड कर्व होता है, जैसे कि सर्कल हो गया। तो उस क्लोज्ड कर्व को हम लोग ऐसे करके इंटीग्रेशन लेके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एफ डॉट डी आर, मतलब कंडीशन भी रहने वाली है। ठीक है ना, करना इंटीग्रेशन उसी तरीके से ही है। एफ डॉट डी आर आपको यहाँ पर भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपली लाइन इंटीग्रल का सिंबल ये है। क्लोज कर्व के अलोंग अगर आप ले रहे हो तो ये हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात मैं फाइनली आपको कंक्लूड करके बोल रहा हूँ। अब देखिए, आप क्वेश्चन देखें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको ऑब्टेन करनी है कंडीशंस। ठीक है, देखिए आपको एक वेक्टर एफ दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है ना, एफ एक्स वाई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y माइनस 4x जे कैप। आपको इवेल्यूएट करना है सी, आपके पास कोई भी कर्व है। ठीक है ना, अभी कर्व के बारे में पता चलेगा कर्व है क्या। तो ये आपको इवेल्यूएट करना है अलोंग द कर्व सी। देखते हैं कौन सा कर्व है, इन एक्स वाई प्लेन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन हमको दी हुई है, इसके अलोंग ये आपको कह रहे हैं, इसके अलोंग। ठीक है ना, आपको लाइन इंटीग्रेशन ऑब्टेन करना है। ये हमारे पास वेक्टर एफ है, इसका आपको लाइन इंटीग्रेशन ऑब्टेन करना है इस कर्व के अलोंग, और जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ये दोनों पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये आपके पास कंडीशंस हैं। तो देखिए, अभी हमने बात की थी, क्या करेंगे, कर्व लेकर आप कर देंगे एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो देखिएगा एफ डॉट डी आर, एफ हमारे पास ये
जो एफ हमें दिया हुआ था एज इट हमने वही लिख लिया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जब डी आर आप लिखेंगे, डी आर वैक्टर बेसिकली, तो देखिए डी आर वैक्टर अभी हमने पीछे लिखा था डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ये था ना। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आई कैप और जे कैप की ही कंडीशन दी हुई है, के कैप के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमने भी इसको आई कैप और जे कैप तक ही लिख लिया। आप के कैप तक भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर के कैप कहीं है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन आप ले ही नहीं पाएंगे, डॉट प्रोडक्ट आप ले ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने डी वाई के कैप सॉरी डी जेड के कैप लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसका देखिए यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आई कैप का आई कैप के साथ होगा, ठीक है ना, वो 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 5x/- 6x² dx। इसी तरीके से 2y - 4x इंटू डी वाई, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी पूरी, मेरे ख्याल से कोई इसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा ज़रा अच्छे से क्या कहानी है। देखिए उन्होंने हमको बोला हुआ है कि हमें जिस कर्व के अलोंग फाइंड आउट करना है लाइन इंटीग्रेशन, वो y = x³ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो x = y⁻1/3। भाई देखिए पावर 3 इस तरह से सेट जाती है तो 1/3 हो जाती है, तो x = y⁻1/3, आप दोनों ही बातें इसमें कह सकते हैं, ठीक है। चलो अब समझिएगा ज़रा, आपके पॉइंट्स क्या थे, 1,2 एंड 1,1 एंड 2,8, ये आपके पास पॉइंट्स थे। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको वापस से, 1,1 एंड 2,8, तो मतलब x की बात करें तो 1 to 2 और y की बात करें तो 1 to 8, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, dx के रिगार्डिंग तो 1 to 2 और dy के रिगार्डिंग 1 to 8, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, देखिए यहाँ पर आप x के रेस्पेक्ट में चलना चाहते हैं तो यहाँ पर जो y वाले टर्म्स है ना, उन्हें आप x में बना दीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है आप x के प्लेस पर y के प्लेस पर x³ डाल सकते हैं, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर y के प्लेस पर हमने x³ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6x² हमारा एज इट इज़ है, और dx जो है वो भी देखिए हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ की बात हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास dy है, ठीक है ना, dy मतलब आपको y में फंक्शन चाहिए, या तो आपको y में फंक्शन चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, या पे काम कर सकते हैं क्या कि आप ये आपके पास जो y = x² है, ज़रा इस पे ध्यान दीजिएगा, y = x², अगर आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें तो dy = x² का डिफ्रेंशिएशन, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² dx, तो आप dy की जगह पर 3x² dx भी लिख सकते हैं। बस देखिए हमने वही किया है, y की जगह पर x³ और dy की जगह पर 3x² dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अब देखिएगा, आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने dy से dx में फंक्शन बना दिया, तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। लिमिट कैसे चेंज होंगी, देखिएगा, देखिए x y के रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो 1 to 8 लिमिट थी, तो अब आप उसे x में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, dy की जगह पर आप dx ला रहे हैं, तो जब आप 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब रूट तो खैर 1 ही आ जाएगा, और जब आप यहाँ पर 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8⁻1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट भी आपका 2 हो जाएगा, 1 to 2 लिमिट हो गई। अब ऐसे नॉर्मल इंटीग्रेशन है, 3x² के अंदर मल्टीप्लाई करिए, और ये तो खैर इंटीग्रेट आप कर ही लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको टोटल वैल्यू 35 मिल जाएगी, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, कैसा, इस वाले टर्म को आप y में कन्वर्ट कर लेते, उससे भी आंसर आ जाता, आंसर सेम ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 35 आपको टोटल वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। इसके बाद देखिएगा, इवेल्युएट दिस, ठीक है ना। देखिए हमको पीछे जो f वेक्टर था उसकी इक्वेशन, हमको f वेक्टर की वैल्यू हमको पता थी, ठीक है, और हमको कर्व के अलोंग जो दिया हुआ था वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया था, है ना, कैसे किया था, सी हमको ये f वेक्टर पता था, हमने f.dr निकाला था, और ये जो कर्व हमको दिया था इसको अलोंग हमने जो है अप्लाई करने के लिए उसको उसमें यूज़ कर लिया था, सब्स्टिट्यूट कर लिया था। यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ आपको ये उन्होंने कर्व इंटीग्रेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिया हुआ, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने हमको यहाँ पर f.dr दे दिया है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि वेयर c इज़ ए स्क्वायर, और यहाँ पर जो c है जिस कर्व के अलोंग निकालने को कह रहे हैं वो एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो हैं x = +-1 एंड y = +-1। x = +-1 का मतलब क्या है, x = 1, x = -1, y = 1 एंड y = -1, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास चार साइड इस तरीके से दे रखी हैं, x = 1, x = -1, y = -1 एंड y = +1, ठीक है ना। और निकाल दीजिए ज़रा फटाफट से, आप इसको एवेल्युएट कर लीजिए। देखिए आप इसे देख के समझ जाइए, उन्होंने बोला कि आप इसकी वैल्यू ऑब्टेन करिए,
तो आप देख के समझ जाइए भाई, आपको एफ डॉट डी आर ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ डॉट डी आर वैक्टर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। आप इसे देख के समझ जाइए, हमने पीछे बनाया था इसको, ये देखिए ये हमने यहाँ पर इसको बनाया था, आप देख सकते हैं, है ना, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, जिस स्क्वायर की बात ये लोग कर रहे थे वो स्क्वायर देखिए हमारे पास ये रहा, ये आपके पास x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1। अगर हम इस ए पॉइंट की बात करें तो देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, आप इधर 1 चल रहे हैं और इधर 1 चल रहे हैं, तो ये 1,1 होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो देखिए आप इधर चले -1, इधर चले 1, तो ये -1,1 होगा। अगर हम इसकी बात करें तो आप इधर चले -1, इधर चले -1, तो -1,-1 होगा। इधर चले आप 1, इधर चले -1, तो ये 1,-1 होगा। इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, लिख भी दिया मैंने, लाइन इंटीग्रल ओवर द स्क्वायर ए बी सी डी, तो क्लोज्ड है यहाँ पर, ओबीसी बात है, स्क्वायर क्लोज्ड होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से साइन बनाया हुआ है, ठीक है ना। एफ डॉट डी आर, एक क्लोज इंटीग्रेशन का ही साइन होता है, एफ डॉट डी आर वैक्टर, ठीक है ना। ए बी सी डी पूरा स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर पूरा कर्व ए बी सी डी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये 4 पार्ट में आपको मिलने वाला है। 4 पार्ट में कैसे, जब ए बी सी डी है तो पहले आपको ए से बी जाना होगा, फिर आपको बी से सी जाना होगा, फिर सी से डी जाना होगा, फिर डी से ए आना होगा। इस तरीके से आपको 4 पार्ट में इसको इवेल्युएट करके भाई ए बी सी डी आपको टोटल निकालना था, तो पहले आप ए टू बी चलिए, फिर बी टू सी चलिए, सी टू डी चलिए, फिर डी टू ए चलिए, और टोटल जो इंटीग्रल आएगा आप सबको ऐड कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा ईजिली। तो पहले हम बात करेंगे देखिए ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए हम लोग बात करेंगे। देखिए ए टू बी अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, वाई पे मूव नहीं कर रहे, आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो उस केस में डी वाई 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्स के लिए लिमिट काम करेगी 1 to -1, डी वाई 0 हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। जब आप बी टू सी चलेंगे तो आप वाई के अलोंग चल रहे हैं, वहाँ पर डी एक्स 0 हो जाएगा, और वाई की लिमिट होगी 1 to -1, ठीक है। जब आप सी टू डी चलेंगे तब आप फिर से एक्स के अलोंग चलेंगे, वहाँ पर डी वाई 0 हो जाएगा, और एक्स के लिए लिमिट होगी आपकी -1 to 1, ठीक है ना। फिर जब आप डी टू ए चलेंगे, तो डी टू ए जब आप चलेंगे तो आप वाई के अलोंग चलेंगे, तो डी एक्स 0 हो जाएगा, और वाई की लिमिट होगी -1 to 1। इस तरीके से 4 पार्ट में आपको ये वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। देखिए समझिएगा, ये देखिए ए टू बी के लिए, बी टू सी के लिए, सी टू डी के लिए और डी टू ए के लिए सबको ऐड आपको कर देना है। तो मैंने ए भी निकाल दिया है और बी सी वाला निकाल दिया, बाकी दोनों भी इसी तरीके से होते हैं बिल्कुल, फिर सबको ऐड कर दिया जाता है। मैंने तरीका बताया क्या, कि जब आप ए टू बी चल रहे हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताई थी आपको, 1 to -1, और मैंने बताया डी वाई 0 होगा। देखिए ये हमारे पास पूरा एफ डॉट डी आर की वैल्यू है, जो हमें दिया हुआ था, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, है ना, वही पूरी वैल्यू है, और डी वाई की जगह पर हमने 0 सब्सिट्यूट कर दिया, 1 to -1 लिमिट हो गई। अब आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। अच्छा अब देखिएगा एक चीज़ और समझिएगा, हम ए टू बी चल रहे हैं, ठीक है, ए टू बी, देखिए हम चल रहे हैं ए टू बी। यहाँ पर देखिएगा वाई हमारा कांस्टेंट है, वाई सेम है 1 1, ठीक है ना। एक्स की लिमिट वेरी कर रही है 1 से -1 तक, ठीक है ना। जब वाई पे वेरी नहीं कर रही है तभी तो डी वाई 0 है, और एक्स के लिए 1 to -1, और वाई की जगह पर आप डाल देंगे यहाँ पर 1। ये देखिएगा यहाँ पर जो ये तो पूरा 0 हो ही गया था, यहाँ पर जो वाई था इसके ऊपर देखिए 1 पुट कर दिया, क्योंकि वाई की वैल्यू फिक्स्ड है 1, है ना। और अब आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का x³ 3, एक्स का x² 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसके फाइनल आंसर -2/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, फिर हमने बी सी निकाला। बी सी में देखिए क्या होगा, बी सी में आप अलोंग वाई एक्सिस ट्रेवल कर रहे हैं, तो डी एक्स 0 हो जाएगा, और एक्स की जो फिक्स वैल्यू है आप देख सकते हैं -1 ठीक है ना। तो एक्स की जगह पर आप -1 सब्सिट्यूट कर देंगे, वाई में आपकी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए 1 to -1 लिमिट हो गई थी, और जो डी एक्स था, डी एक्स हमारा 0 हो गया, और x² + y² जो होता था वो एग्जिटिज है, और हमारे पास डी वाई हो गया। मैंने क्या बताया, एक्स की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सिंपली नॉर्मल इंटीग्रेशन किया -8/3 आ गया। इसी तरीके से हम सी डी भी निकालेंगे, इसी तरीके से हम डी ए निकालेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, तो देखिए आपको टोटल जो मिलेगा वो 0 आ जाएगा आपका आंसर, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल लाइन इंटीग्रल यहाँ पर 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, पाथ इंडिपेंडेंस क्वेश्चंस, ठीक है ना। पाथ इंडिपेंडेंस वाले क्वेश्चंस बड़े ही पूछे जाते हैं, ठीक है।
देखिए क्या कह देते हैं कि उन्होंने बोला कि वैल्यूट द लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है ना, आपको इसे एवेल्यूएट करना है दो तरीके से। इसका जो उन्होंने पाथ जिनके अलोंग हमको दे रखा है, एक तो दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू वाई एक लाइन के थ्रू, वाई के एक्स इज इक्वल टू वाई कोई लाइन है उसके अलोंग, और दूसरा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई पैराबोला है उसके अलोंग। और आपको फाइंड आउट करना है कि इसका जो आप लाइन इंटीग्रल निकालेंगे वो पाथ इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, आप चाहे लाइन के थ्रू निकाल लीजिए चाहे आप कर्व के थ्रू निकाल लीजिए, दोनों पे आंसर अगर लाइन इंटीग्रल का सेम निकल कर आता है, ठीक है ना, दोनों पर अगर आंसर सेम निकल कर आता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। और अगर कर्व के अकॉर्डिंग, कर्व के अलोंग, अलग अलग कर्व के अलोंग उसका जो लाइन इंटीग्रल है वो डिफरेंट आ जाता है तो आप ये कहेंगे भाई ये पाथ पर डिपेंड करता है। अगर पाथ चेंज होंगे तो इंटीग्रेशन चेंज होगा, और अगर पाथ चेंज होने पर इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है तो आप ये कहेंगे दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन समझिएगा। इवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल ए बी एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई फॉर द टू पाथ्स ऑफ द इंटीग्रेशन। और जो दो पाथ इंटीग्रेशन के देखिए कौन कौन से हैं, पहली तो है लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई, और जो आपको लिमिट्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं कहाँ से कहाँ तक आपको चलना है, 0,0 से 1,1 तक। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला जिसके अलोंग आपको निकालना है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला है, ठीक है ना, और इसमें भी आपको सेम पॉइंट्स ही दे रखे हैं 0,0 टू 1,1। अब उन्होंने बोला ये बताइए कि लाइन इंटीग्रल जो होगा इसका वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा या पाथ डिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलिए अब समझिएगा ज़रा। देखिए पहले हमने I1 निकाले, I1 मतलब लाइन वाला, तो हमारे पास ये एफ डॉट डी आर ऑलरेडी रखा है। देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर एफ डॉट डी आर दिया हुआ है, ठीक है ना, कई बार एफ अलग दे देते हैं आई जे और के फॉर्म में, तो आपको डी आर मतलब डी आर क्या था हमारा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेकर एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एफ डॉट डी आर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिएगा 0 to 1 देखिए कैसे, आपको पता है कि 0 to 1 आपके पास लिमिट है, आप देख सकते हैं अगर आप x की बात करें तो 0 to 1 आपके पास लिमिट है। ठीक है ना, ये हमारे पास एफ डॉट डी आर हमने लिख दिया। अच्छा अब देखिएगा हम पूरी इक्वेशन को बना लेते हैं x में, कैसे, x तो देखिए x है ही, y की जगह पर हम देखिए हमारे पास जो पहला वाला केस है इसमें हमारे पास लाइन है, लाइन में आप y इज इक्वल टू एक्स देख रहे होंगे, तो हमने यहाँ पर y के प्लेस पर x सब्स्टिट्यूट कर लिया, dx हमारा एज इट इज़, ठीक है ना, x। अच्छा अब देखिए dy की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जब हमारा y इज इक्वल टू एक्स है दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएशन करें तो dy इज इक्वल टू 1 dx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो वही देखिएगा dy की जगह पर हमने 1 dx लिख दिया। आप देख सकते हैं पूरी जो आपके पास इक्वेशन है, पूरा जो इंटीग्रेशन है वो आपका dx और x में है, x और ये वाला भी x कुल मिला के 3x हो जाएगा, और dx तो देखिए हमारे पास है ही, आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दीजिए तो, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए तो आपको 3/2 मिलने वाला है। ठीक है, ये तो रही लाइन की बात। अब हम बात करते हैं जो कर्व है, जो पैराबोला, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इस बार जो कहानी है, ये हमारा एफ डॉट डी आर है, लिमिट हमारी 0 to 1 ही उन्होंने हमको दे रखी थी। इस बार है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग y के प्लेस पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और जब आप यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2y इज इक्वल टू 2x dx। तो यहाँ पर जो ये dy इज इक्वल टू 2x dx, 2y बोल लिया शायद मैं जल्दी में इसको, दिस इज dy, तो dy की जगह पर हम इसको लिख देंगे 2x dx। आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन आपकी बन चुकी है, इंटीग्रेशन जो आपका बन चुका है x और dx में बन चुका है। आप इसका इंटीग्रेशन कर लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिए तो आपको ये भी 3/2 ही मिलने वाला है। तो दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम आ गई, 3/2, उस लाइन के अलोंग भी आपका 3/2 निकल कर आया, और इस कर्व के अलोंग भी आपका 3/2 ही निकल कर आया। तो दोनों आंसर जब सेम आ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में जो एफ डॉट डी आर है उसका लाइन इंटीग्रल जो है पाथ पर जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप पाथ कुछ भी ले लीजिए, चाहे कर्व ले लीजिए चाहे लाइन ले लीजिए, इंटीग्रेशन की वैल्यू, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। तो अगर सेम आ जाता तो आप कह देंगे भी पाथ इंडिपेंडेंट है, और अगर सेम नहीं आता है तो आप ये कह सकते हैं पाथ इंडिपेंडेंट है, बात खत्म हो जाती है इतनी सी। इसके बाद देखिए जो आगे जो क्वेश्चंस हैं, है ना, देखिए ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते रहेंगे, कौन से वाले, जो मैंने पीछे किए हैं लाइन इंटीग्रल वाले। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन अगर आपको और मिले तो आप मुझे बताइएगा, मेरे पास तो नहीं थे। ठीक है ना, तो अब देखिए अब जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड आते हैं, और डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आने ही आने, आप ये मान कर चलिए। तो डबल इंटीग्रल्स थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा।
देखिए 0 to 4, 0 to 10 एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने बोला आप इसे डबल इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करेंगे। देखिए कायदा क्या कहता है कि जैसे अंदर आपका डी एक्स है तो आपको पहले जो इंटीग्रेशन करना है वो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, फिर बाहर डी वाई है तो बाद में आपको इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो ये जो एक्स डी एक्स है ये एक्स वाला टर्म है, वाई डी वाई जो था हमने देखिए बाहर लिख लिया, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, आप देख सकते हैं, और लिमिट है 0 to 10, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया तो 100/2 आ गया इसका, भाई 10 का स्क्वायर हुआ ना ये 100/2, और बाहर है आपका वाई डी वाई, 100/2 तो 50 हो गया, 50 हमने आगे ले लिया, वाई डी वाई। अब आप वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा वाई का इंटीग्रेशन y²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर से आप कर देंगे तो आपको 8 मिल गया, और टोटल आपकी वैल्यू आगे निकल कर 400, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना सा काम था इस क्वेश्चन में, ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन था। इसके बाद देखिएगा जो हमारा अगला सवाल है, देखिए 0 to 1 पहली लिमिट है, फिर x² to x है, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब देखिएगा यहाँ पर जो अंदर वाली लिमिट है x² to x है, तो आप ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी जो अंदर वाली लिमिट x में है तो आपको पहले इंटीग्रेशन y वाले टर्म का करना है। अगर अंदर वाली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे आप कर रहे हैं, अंदर वाली लिमिट्स आपकी x में बनी हुई हैं, x के फंक्शन में बनी हुई हैं, तो आपको पहले जो इंटीग्रेशन करना है वो आपको y वाले फंक्शन का करना है। और अगर आपको ये y में बनी हुई हैं, ठीक ना, y में दे रखी हैं, y के टर्म्स में दे रखी हैं, तो आपको इंटीग्रेशन x वाले x वाले फंक्शन का करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप y वाले का करेंगे, बात याद रखिएगा। तो ये जो x और dx है ये तो हम लिख लेंगे बाहर, और ये जो y dy है उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए y का इंटीग्रेशन होता है y²/2, और लोअर लिमिट अपर लिमिट हमारी ये रही। अब हम कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x डाला फिर x² डाला, तो ये आ गया आपके पास x²/2 माइनस x⁴/2। दोनों में से आप 2 LCM लेकर कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं, अंदर बचेगा आपके पास x² माइनस x⁴, ठीक है ना। तो x² माइनस x⁴ है हमारे पास, और आप इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे तो x² माइनस x⁴ इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे तो हमें मिलेगा x⁴/4, इसका हो गया हमारा x⁴/4, इसका हो गया हमारे पास x�6/6, और 0 to 1 लिमिट है, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हम लोग 1 डाल देंगे दोनों जगह पर, माइनस करके 0 डाल देंगे, तो देखिए हमें टोटल वैल्यू मिलने वाली है 1/24। ये इसका डबल इंटीग्रेशन ईजिली आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस काइंड के क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं आपसे, ये ऑफ द सर्कल दिस वन, एक सर्कल की इक्वेशन। देखिए सर्कल की जो ये इक्वेशन आपको दी हुई है वो है x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ठीक है। देखिए सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r², ये होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि h और के जो होते हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब यहाँ पर h और के तो हैं ही नहीं, तो आप समझ जाइए कि जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो जब इसका सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है हमारे पास 0,0 पर, और रेडियस हमारे पास इसकी कितनी है a है, तो जब ये 0,0 है, रेडियस a है, तो a,0 होगा, या आपका 0,a होगा, या आपका -a,0 होगा, और आपका 0,-a होगा। लेकिन उन्होंने इतना सारा ड्रामा हमसे नहीं करवाया, उन्होंने बोला भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो सिर्फ। तो देखिए ये हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोई स्ट्रिप हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ तो हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई हुई है, आप चाहें तो यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप भी बना सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाकर चलते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो देखिए हम 2 लिमिट्स लेके चलते हैं, एक तो y में एक x में, है ना। 2 लिमिट्स हम लोग लेके चलते हैं, एक तो y में लेके चल रहे हैं, दूसरा हम लोग x में लेकर चल रहे हैं, है ना। तो देखिए अगर हम x की बात करें तो सीधे सीधे हमारे पास 0 to a लिमिट है ना। अगर हम x की बात कर लेते हैं तो हमारे पास सीधे 0 to a लिमिट बन जाया करती है, ठीक है। और एक और बात पर फोकस करिएगा, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो आप चल रहे हैं यहाँ से लेकर इस जगह तक, ठीक है। तो आप x एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, तो अगर आप x एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं
तो आपको जो लिमिट्स बनानी है वो एक्स में किस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और ये हमारा सर्कल है जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, है ना भैया, आप यहीं तक तो आ रहे हैं इस जगह तक। तो सर्कल की इक्वेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स एक्स एक्सेस, आप इधर चल रहे हैं, देखिए इधर एक्स एक्सेस के पैरेलल है कि नहीं है, इस तरफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट। तो एक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर एक्स इज इक्वल, हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर एक्स इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आपकी एक्स में वैल्यू हो जाएगी। वाई में हम लोग बात करें तो देखिए वाई की कहानी हम लोग यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं। तो ये हमारी सीधे सीधे देखिए ये ए है, तो 0 टू ए लिमिट हो जाएगी आपकी वाई में, और एक्स में आपकी लिमिट हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि टोटल हमने बात की 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिएगा यार, है ना। अब देखिए अंदर वाली वैल्यूज आपकी वाई में है, वाई में है ना, वाई में मैंने बताया था अगर अंदर वाली वैल्यूज आपकी वाई में है तो ये बात याद रखिएगा कि पहले आपको एक्स वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो वाई और डी वाई है वो देखिए बाहर है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट अपर लिमिट देखिए लिखी हुई है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, तो अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट, इस वैल्यू को आप यहाँ पर डालेंगे एक्स की जगह पर, तो रूट हट जाएगा पावर 2 से, आपको मिलेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और वाई डी वाई आपका देखिए ये 1/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा। इस वाई का दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो आपको मिलेगा a⁴/4/8। ये आपका एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल था ये, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा हमारा अगला सवाल है, ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है, ये पैराबोला से रिलेटेड है। 7th आपको देखिएगा डबल इंटीग्रेशन ये एवेल्यूएट करना है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए y इज इक्वल टू एक्स तो एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। ओरिजिन से कैसे पास हो रही है मुझे कैसे पता चला, अगर हम इस लाइन के अंदर 0,0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स के प्लेस पर 0 वाई के प्लेस पर 0 डालते हैं, तो आप देख रहे हैं कि LHS RHS दोनों सेम आ रहे हैं। तो क्योंकि ओरिजिन इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। और ये पैराबोला को कहाँ मीट कर रही है, इसके लिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे। y के प्लेस पर x जो है, y के प्लेस पर जो x है वो देखिए हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स इधर लेकर आइए इस साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आकर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आप जब दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल डालेंगे तो एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, एक 1 आएगी, ठीक है। देखिए x की 0 आ गई, 1 आ गई। जब आप x की वैल्यू आप ऑब्टेन कर चुके हैं, आप y पता करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए x की वैल्यू 0। जो आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y भी 0 आएगा, जो आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y भी 1 आएगा। तो आपके पास देखिए 2 पॉइंट हो गए, 0,0 1,1। x 0 डाला तो y 0 आया, x 1 डाला तो y 1 आया, ठीक है। तो मतलब ये लाइन और जो पैराबोला है ये दोनों आपस में 0,0 1,1 पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो पैराबोला है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट, या फिर आप ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। तो देखिए ये जो पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay काइंड का पैराबोला है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो होता है वो ओपनिंग अप पैराबोला होता है, ओपनिंग अप, ये रहा, और लाइन इस तरीके से देखिए जा रही है, ठीक है ना। ये पैराबोला को 0,0 1,1 2 पॉइंट्स पर मीट कर रही है। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओवर द एरिया। अच्छा उन्होंने हमको ये नहीं बोला, हाँ ठीक है ठीक है, ये देखिए इनके बीच का आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए वापस से वही, हमने यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप बना ली, ठीक है, हमने यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप बना ली। अगर हम लोग बात करें तो देखिए हम ऊपर की साइड चल रहे हैं, ऊपर की साइड चल रहे हैं तो आपको वाई में वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ इस वर्टिकल स्ट्रिप की बॉटम पर ये कर्व से टच हो रही है ना, कर्व से तो टच हो रही है बॉटम पर, बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पे देखिएगा, यहाँ इस जगह पे है ना। तो ये y इज इक्वल टू कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इस वर्टिकल स्ट्रिप का एंड की बात करें, इस जगह पे देखिए जो मैंने जो एरो बनाया हुआ है इस जगह पर, ये लाइन है,
है ना, ये लाइन तो है ये रही। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम y की लिमिट की बात करें तो लिमिट्स रहेंगी इसकी एक्स स्क्वायर टू एक्स, ठीक है। और अगर x की बात करें तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये पॉइंट रहेगा आपके पास 1,0, तो 0 to 1 तो हो जाएगा x के लिए, और y के लिए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टू एक्स। ये ठीक है, 0 to 1 x के लिए हो जाएगा, y के लिए एक्स स्क्वायर टू एक्स, और ये हमारे पास वैल्यू है। पहले आप देखिए ये अंदर वाली वैल्यूज x में है, तो मैंने बताया था y वाले का इंटीग्रेशन पहले करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि पहले तो देखिए इन दोनों का आपसे मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू आ गई। फिर हमने डी वाई को दोनों के साथ अलग अलग भेज दिया, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे इंटीग्रेशन। तो डी वाई को अलग भेज दिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लिया, ये आ गया, यहाँ पर क्या तो ये आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग कर देंगे, तो देखिए ये पूरी वैल्यू आपको मिल गई। डी एक्स हमारे पास ये रहा। आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करिए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 माइनस 0 कर दीजिए, तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी 3/56। इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन हो तो मुझे भेजिए।